तो बच्चों हम लोग आज देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पूरा विस्तारित अध्ययन करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का। पूरे एक एक चीज़ को समझेंगे। ये आप बोल सकते हो ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग आधी चीज़ को समझेंगे और दूसरा लेक्चर भी हम लोग कुछ दिनों बाद ले आएंगे शेड्यूल के अनुसार। आप लोगों की क्लासेस चल रही है, तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हम लोग के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं इतना बता देना चाहता हूँ, इधर से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि फ्रेडरिक रीसे सीरू की कल्पना और राष्ट्रवाद का आधार। इधर ये वाला आपका पॉइंट हो गया। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1848 की बात की जा रही है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सीरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्वव्यापी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को चित्रित किया, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है ये चित्रण उस समय के यूरोप के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। एक क्रांतिकारी विचार था। हम लोग ये वाला चित्र देख लेते हैं। आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट खींचो, हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग से मिलाते चलिए कि उधर ये सब है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये वाला चित्र है। ऊपर से जो हम लोग के गॉड्स हैं वो लोग हैं। आगे देख लेंगे, इधर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की मूर्ति बोल सकते हैं। इधर बहुत सारे लोग आ गए हैं, लोग हैं वो अपने अपने देशों का झंडा लेके। और इधर जो आप लोगों का दिख रहा है कि निरंकुश राजाओं का जो मुकुट, इसके बाद और सामग्री जो है, महलों का जो सामग्री, सब कुछ इधर है। और बहुत सारे इधर उधर उड़ भी रही है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, सब कुछ चीज़ देखेंगे, ठीक है। सब कुछ चीज़ देखेंगे क्या क्या बताया जा रहा है। सिर्फ फोटो पे फोकस कीजिएगा। मेन पॉइंट जहाँ पे मैं गोला कर दे रहा हूँ, ये सब मेन पॉइंट है, इस सब में फोकस कीजिएगा। ये सब हो गया, इसके बाद इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब के बारे में सब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर। ये वाला पॉइंट हम लोगों को मैटर करता है हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सीरियू के चित्रों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। अगर आपको बोले, ऐसा ही सवाल है कि सेम लिखा रहेगा कि सीरियू के चित्रों का विस्तारित विश्लेषण करिए कि उसने क्या क्या उधर ऐड किया था। तो आप लोग कैसे लिखोगे उसको, पॉइंट बाय पॉइंट, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता की प्रतिमा क्या था उधर, स्वतंत्रता की प्रतिमा। मैंने जैसे एक क्या बोलते मूर्ति दिखाई थी, तो वही स्वतंत्रता की प्रतिमा थी। तो क्या हुआ कि स्वतंत्रता की प्रतिमा, तो हम लोग पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मूर्ति के एक हाथ में मशाल थी। आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला आपको उधर नोटिस कीजिए कि स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में एक मशाल थी और ज्ञानोदय, ठीक है। इधर आप इंग्लिश भी देख सकते हो, इसका ज्ञानोदय का प्रतीक है, ठीक है। आगे देख लेंगे। और दूसरे में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। आपने देखा होगा जो उनके दो हाथ में, एक हाथ में मशाल, एक हाथ में घोषणा पत्र था, ठीक। क्लियर होता जा रहा है। ये दर्शाता है कि अब शासन जनता के अधिकारों के अनुसार होगा। जनता के अधिकारों के अनुसार शासन अब चलेगा, ठीक है। अब जो शासन होगा वो जनता के अधिकारों के ऊपर रहेगा, ठीक है। आगे अब देखेंगे कि निरंकुशता का अंत कैसे हुआ। उस फोटो में जो दिखाया गया था, मैंने आपको नोटिस करके बताया था कि उधर देखिए, उधर मुकुट, इसके बाद ये सब गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि चित्र के अग्रभाग में फोरग्राउंड में नीचे आपने देखा होगा कोने की साइड, तो उधर क्या था, में राजशाही और निरंकुश शासकों के मुकुट, महलों के अवशेष और जंजीरियाँ टूटी हुई बिखरी है। और राजतंत्र के विनाश का प्रतीक है ये सब, ठीक है। राजतंत्र का विनाश का प्रतीक है, क्योंकि राजशाही एक ऐसा जिसका था कि जनता का कोई भी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता था। जो भी होता था राजा के ऊपर होता था, और राजा की सेवा करना उनका सबसे पहला एक बोल सकते हैं कर्तव्य था, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आगे देखेंगे ना, राष्ट्रों की मतलब राष्ट्रों की कतार, ये वाला पॉइंट भी आपको टोटल कितने पॉइंट लिखने हैं आप लोग खुद ही देख लीजिए, 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। इधर राष्ट्रों की कतार क्या है, तो हम लोग इसके ऊपर भी विस्तारित तरीके से वर्णन करते हैं कि क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि वे उस समय तक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका कब संयुक्त राष्ट्र मतलब स्वतंत्र हुए, ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, ठीक है। तो आगे देख लेंगे, तो आगे आपका लिखा होगा उनके पीछे फ्रांस। देखिए फ्रांस की बात की जा रही है, उधर मैंने तिरंगा भी दिखाया था, बहुत सारा देशों के जो फ्लैग हैं तो वो भी सब थे, ठीक है, हाथ में पकड़े हुए थे। पीछे फ्रांस, ठीक है, क्रांतिकारी तिरंगों के साथ, और जर्मनी काले, लाल और सुनहरे झंडे के साथ थे, ठीक है। उधर जा रहे थे सब, लाइन बाय लाइन देख रहे थे। अब देखिए मतलब धार्मिक एकता एक नाम की चीज़ भी होती है, जिसके बारे में हम लोग इसके ऊपर पॉइंट में पढ़ेंगे। ऊपर स्वर्ग से देखिए, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर में एक गॉड थे जो क्या बोलते हैं, सबके ऊपर सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो आगे देखेंगे तो क्या होगा कि स्वर्ग से ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह सत्ता और आगे है कि फरिश्ते इस मतलब दृश्य पर नजरें गड़ाए हुए थे। जो फरिश्ते थे, जो मतलब हम लोग गॉड ही बोलेंगे, जो लोग थे वो लोग मतलब नजरें गड़ाए हुए थे इस दृश्य को, पर दृश्य मतलब वो देख रहे थे कि कैसे लाइन बाय लाइन सब जा रहे हैं। इसके बाद है कि चित्रकार ने इसका उपयोग दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारा मतलब समझते हो ना, सबके बीच मतलब भाईचारा बनाने के लिए, भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, ठीक है। मतलब इधर क्या बताया जा रहा है, इस लाइन को याद रखना कि ये वाला जो इधर से इधर का जो लाइन है, इसको याद रखना कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक रेजियो ने चार चित्रों के एक श्रृंखला के माध्यम से विश्वव्यापी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को चित्रित किया। मतलब जो स्वप्न था उसको चित्रित किया। ये चित्रण उस समय के यूरोप के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। आगे बढ़ेंगे तो आगे इधर लिखा हुआ है कि टोटली क्या लिखा हुआ है कि इस काल के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक मानचित्र में भारी परिवर्तन किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका लिखा हुआ है, हम लोग देखते जाएंगे और हम आपको समझाते हुए चलेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर क्लास 9 में ध्यान से नहीं पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, तो आपको अच्छे से ध्यान में देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम लोग आपको सब कुछ अच्छे से रिकॉल भी करवाएंगे, उसके साथ साथ सब कुछ बोलेंगे भी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के जन्म की पहली अभिव्यक्ति थी, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1789 को, सबको तो पता ही होगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई, ठीक है। इससे पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। तब शासनकाल किसा चलता था, राजा का राजशाही चलती थी, ठीक है। 1789 को उस समय का राजा कौन था आपको पता होना चाहिए, लुई सोलवा, ठीक है, लुई सोलवा, तो आपको पता ही होगा। आगे देखेंगे तो क्या बोलते हैं, सामूहिक पहचान कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होता है। इसके लिए किए गए प्रयास, क्या प्रयास किए थे, आगे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रयास किए गए थे। पृष्ठभूमि, ठीक है, याद रखना, इसका इंग्लिश भी याद रखना, ठीक। तो आगे देखेंगे कि इस विचार ने जनता को ये महसूस कराया कि पूरे देश उनका साझा घर है, ठीक है, साझा घर है, पूरा देश उनका एक घर है, ठीक है।
इसके बाद है नागरिक। ये सब पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए किए गए क्या क्या प्रयास किए गए थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। ठीक है, अगर ऐसा सवाल पूछे तो सबको लिखना जरूरी है। तो नागरिक के बारे में जानेंगे। ये शब्द सभी को, मतलब ये शब्द सभी को समान अधिकार मिलने के विचार को मजबूत करता था, और जिससे वर्गों का भेद समाप्त हो गया। मतलब क्या 3 वर्ग में बांटा गया था। एक कुलीन वर्ग, पादरी और एक आम जनता। ठीक है, आपको पता ही होगा आम जनता। तो 3 वर्गों में बांटा गया था, तो वर्गीकरण जो था उसको समाप्त कर दिया गया, इससे समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे कि नया तिरंगा, मतलब नया तिरंगा झंडा बनाया गया। अगर आपको, मतलब जैसे हम लोग का इंडिया है, हम लोग का झंडा ही नहीं होता, हम लोग का राष्ट्रगीत नहीं होता, तो हम लोग के देशभक्ति की भावना जागती कैसे कि ये हमारा देश है, तो हमें इसको सुरक्षित रखना है। और राजशाही में कैसा होता था कि राजा, मतलब ऐसा ही राजा बोलता था कि राजा का सेवा करना, राजा को संभाल के रखना, राजा की सुरक्षा करना ही उनका परम कर्तव्य है, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देश कुछ हो या ना हो, राजा को अच्छा रखना पड़ेगा। और लोकतंत्र में क्या बताया जाता है कि जब, मतलब आप लोगों का झंडा होता है, राष्ट्रगान होता है, उससे आप लोगों का देश के ऊपर जो, मतलब भावना है वो उमड़ आती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि पुराने राजशाही ध्वज को हटाकर तिरंगा, मतलब त्रिकलर अपनाया गया, जो क्रांति और स्वतंत्रता का प्रतीक बना। ठीक है, नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। ठीक है, पहले क्या नाम था, स्टेट जनरल। अगर आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या नाम रखा गया, तो क्या बोलेंगे आप लोग, नेशनल असेंबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं नॉर्मली। आगे देखेंगे कि राष्ट्र के नाम पर नया श्रुतियाँ। ठीक है, श्रुतियाँ। तो आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि नए शपथ ली गई। शपथ मतलब ओथ। ठीक है, आप इसका इंग्लिश भी जान के रख लीजिए, ओथ होता है। आगे जब हम लोग इंग्लिश पढ़ाएंगे, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, तो इंग्लिश जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को ओथ उस समय मिलेगा, एक चैप्टर में मतलब है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। इतना जान के रख लीजिए, शपथ मतलब ओथ होता है, इंग्लिश का मतलब ओथ, इंग्लिश में ओथ होता है। आगे देख लेंगे, देशभक्ति के गीत रचे गए और शहीदों का गुणगान किया गया। मतलब देशभक्तों के गीत रचे गए, जैसे हम लोग का जन गण मन, इसके बाद अदर जो भी सॉन्ग्स है तो उनको लाया गया। जैसे हम लोग सुनते कैसे लगता नहीं कि हम लोग का मतलब कुछ देशभक्ति उमड़ आती है कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं, ऐसे ऐसे तो ऐसा लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है कि क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये मिशन होगा कि वे यूरोप के अन्य देशों के लोगों को भी निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। तो क्या हुआ कि जब, क्या बोलते हैं, मतलब जब फ्रांस था, यूरोप के अन्य देशों को भी क्या बोलते हैं, निरंकुश राजाओं से, जो शासक थे उनसे मुक्त करवाने के लिए प्रयास किया गया। तो आगे जब पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, हम लोग बात कर रहे थे नेपोलियन के बारे में भी आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट और प्रशासनिक परिवर्तन। तो इधर लिखा गया है 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने कहाँ राज किया। ठीक है, राजशाही को फिर से लाया, 1804 से लेकर 1815 तक राज किया। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को सब कुछ जानने को मिलेगा। इतना समझ लीजिए, 1804 से लेकर 1815 तक उसने मतलब
राजशाही की कहाँ पे, वो भी पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए सब कुछ देखते हैं। आगे देख लेंगे कि यूपीओबी नेपोलियन ने वापस राजतंत्र का स्थापना कर फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। ठीक है, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। जो लोकतंत्र चल रहा था फ्रांस में, उसको नष्ट कर दिया, फिर से राजतंत्र को ला दिया। ठीक है, बट ऐसा मत समझिए कि ये भी एक निरंकुश राजा था, नहीं, इतना आप समझिए वो अच्छा राजा था। ठीक है, वो क्या बदलाव लाना चाहता था, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाना चाहता था। जब 1804 में उसने क्या लॉन्च किया, सिविल कोड, उसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। आगे नीचे में पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसमें पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि क्या है। लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत लागू किए जिससे पूरी व्यवस्था आर्थिक तर्क संगत और कुशल बन गई। ठीक है, अच्छी हो गई, जो व्यवस्था थी वो और अच्छी हो गई। हम लोग ये सब नोट्स बनाते चलो, हम लोग आपको एक एक चीज़ पढ़ाते चलो। नागरिक साहित्य, ठीक है, तो इसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं, सिविल कोड भी कहते हैं, और उसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन कोड देखिए लिखा हुआ है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो नेपोलियन कोड लाया, क्या क्या उसमें बदलाव किए, समानता का अधिकार लाया उसने, समानता का अधिकार लाया, जो लोकतंत्र में भी है। कानून के सामने सबकी समानता स्थापित की गई, और जन्म पर अधिकार आधारित सभी विशेष अधिकारों जड़ से ख़त्म कर दिए गए। जो पहले था कि पादरी और क्या बोलते हैं सामंत वर्ग जो थे, उन लोगों को क्या बोलते विशेष अधिकार मिलते, तो उनको कर नहीं देना पड़ता था, और बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे। तो उसको क्या किया उसने, ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद क्या, ये बहुत अच्छा राजा था, इतना आप लोग जान के रखिए कि क्योंकि इतना बदलाव किया है। आगे पॉइंट में पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने तो क्या क्या बदलाव किया उसने जब राजा बना फ्रांस का। ठीक है, वो सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, संपत्ति के आधार को कानूनी मान्यता दी गई, और जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ हुआ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, संपत्ति के आधार को कानूनी मान्यता दी गई। अब संपत्ति का आधार को कानूनी मान्यता दे देगी। ठीक है, इसके बाद है जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ हो गया। अब कैसे हुआ ये सब डेफिनेशन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है कि सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, जो सामंत लोग थे उनका अंत हुआ। देखिए, इसके बाद है नेपोलियन ने डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वो इतना अच्छा राजा था, खुद ही देखिए, उसने जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। जो सामंत लोगों को विशेष अधिकार मिलते थे जन्म से ही, तो उनको वो ख़त्म कर दिया। कहाँ पे, ये भी सवाल पूछा जाता है। सामंती जो व्यवस्था थी वो किस किस देश में नेपोलियन बोनापार्ट ने ख़त्म कर दी थी वो राजा बनने के बाद। तो क्या बोलोगे कि डच गणतंत्र, इसके बाद हो गया स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में उसने क्या किया कि जो सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। आज हम लोग पूरा चैप्टर नहीं देखने वाला है, हम लोग कुछ पॉइंट्स को और पढ़ेंगे। टोटल 17 पॉइंट्स में से हम लोग 9 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, बाद बाकी पॉइंट्स हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, किसानों की मुक्ति तो कैसे, तो देखो, किसानों को भूदसंबद्ध, ठीक है, तो और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। ठीक है, इतना समझ लो कि उनको जो ज़्यादा कर देना पड़ता था सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देना पड़ता था। जो सामंत लोग, पादरी लोग नहीं देते तो वो भी कर उनको देना पड़ता था, वो समाप्त कर दिया गया। इतना समझ लो। आगे जब बढ़ेंगे ना, पूरा इतना अच्छे से विस्तारित तौर से लिखा गया है इधर कि यातायात और संचार के मामले में भी उसने सुधार किए। क्या क्या किए, व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए सड़कों और संचार प्रणालियों में भारी सुधार लाए गए। ठीक है,
आगे देख लेंगे। ये सबसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, नोट डाउन कर लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसके बाद तो जो समझाने का वो मैं समझा दे रहा हूँ। आगे है कि व्यापारिक हित क्या है। एक समान कानून, मानक भार और एक साझा राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्र मुद्रा मतलब होता है करेंसी, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में जैसे रुपी चलता है। इसके बाद समान कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। इसके बाद अदर जो भी चीज़ें हैं उसको भी उसने लाया। और क्या किया ने, व्यापारियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूंजी और वस्तुओं के आदान प्रदान का बहुत मदद की। ठीक है, जो आने जाने का जो मतलब लगता है, जो खर्चा होता है, वो उसको मतलब बहुत मदद की, बहुत कम भी कर दिया था। मतलब इतना समझ सकते हो बहुत अच्छा राजा था जब वो बना था। आगे देखेंगे कि क्षेत्रों में फ्रांसीसी शासन की प्रतिक्रिया क्या थी। जब हम लोग ये पॉइंट देखेंगे तब आप लोग बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के कई शहरों जैसे ब्रेजिलेस मेज, इसके बाद मिलान और बारसोस में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया और मतलब स्वतंत्रता का दूत। ठीक है, इसके बाद है कि रूप में किया गया। आगे देखेंगे मतलब जो इनका क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, और जो देश है, ये इतने सारे देश मैंने बताए, जब भी वो क्या बोलते हैं आया, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट आया, तब उनको क्या कहा गया, जो इतना सब कुछ सुधार कर दिए इन देशों में, तो क्या कहा गया इनको कि स्वतंत्रता का दूत। ठीक है, आगे देखेंगे कि शुरुआती उत्साह के ठंडे पड़ने के कारण, ये चौथा पॉइंट देख लेंगे। तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। लोगों ने महसूस किया कि प्रशासनिक सुधारों और नए मतलब सुविधाओं के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। आगे देखेंगे तब क्या बोलते हैं, कर वृद्धि हो रही थी, टैक्स को बहुत इंक्रीज कर दिया जा रहा था। नेपोलियन के युद्ध का खर्च उठाने के लिए जनता पर भारी मतलब कर थोपे गए। ठीक है, तो आगे देखेंगे और आगे जाके उसने बहुत ऐसे किए ना कि बहुत सारा काम तो किया। इसके बाद बहुत मतलब धीरे धीरे उसने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे आगे है कि मतलब इसके बाद आपको कहा जा रहा है सेंसरशिप के बारे में बात करें तो मतलब लिखा गया है कि प्रेस और बोलने की आज़ादी पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया। जैसे आप लोग मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि वो कितना अच्छा राजा था, बहुत सारे बदलाव लाए। जैसे जैसे मतलब वो मतलब पुराना होते गया, इसके साथ साथ उसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए थे। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे देखेंगे सेना में जबरन वृद्धि हुई। कैसे? देखिए इधर लिखा गया है कि शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रांसीसी सेना में स्थानीय लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, इसमें क्या किया उसने कि मतलब यूरोप को हराने के लिए, ठीक है, मतलब शेष यूरोप को जीतने के लिए, मतलब यूरोप को मतलब लेने के लिए उसने क्या किया, युद्ध करने के लिए क्या किया, जबरन वृद्धि की। किसमें? सेना में। मतलब जो आम जनता थी इनको प्रोत्साहित करते थे कि आप सेना में आ जाओ, हमें यूरोप को जीतना है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव लाने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये नुकसान प्रशासनिक मतलब परिवर्तनों से होने वाले लाभों से कई अधिक भारी लगने लगे और जैसे जिसके कारण विद्रोह की भावना पनपने लगी। ठीक है, पनपने लगी। तो आगे देखेंगे ना, मतलब धीरे धीरे उसने क्या बोलते बहुत सारा ऐसे ऐसे नियम ला दिए। इसके बाद मतलब आम जनता को सेना में भर्ती करवाना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती, वो भी जबरन वृद्धि कर दी। मतलब बहुत जल्द बहुत सारे सेना वो बना लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉल आ गया था, आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों को लिखा हुआ है कि कुलीन वर्ग और उभरा हुआ नया मध्य वर्ग
का जन्म हुआ। ठीक है, बोल सकते हो कि मध्य वर्ग का जन्म कब हुआ और क्या मतलब कुलीन वर्ग और मतलब उभरा कैसे, ये सब चीज़ हम लोग अभी विस्तार तौर से समझेंगे। कि लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद को मतलब समझाने के लिए समाज की संरचना को मतलब समझाना आवश्यक है। ठीक है, समझना आवश्यक है कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने के लिए समाज की संरचना, जो समाज की संरचना है उसको समझना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है कुलीन वर्ग क्या है, तो हम लोग विस्तारित तौर से समझते हैं कि पहला पॉइंट है कि ये वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से मतलब हावी था। ठीक है, हावी था मतलब पावरफुल था। इसके साथ साथ क्या हुआ कि यूरोप के पास गांव में मतलब जायदाद और शहरों में मतलब हवेलियाँ थी, वे आपस में मतलब शादी विवाह के रिश्ते से जुड़े थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे। फ्रांस का क्या है, एक मतलब मातृभाषा होता नहीं है, जैसे हम लोग मातृभाषा हिंदी है, फ्रेंच में क्या था, फ्रेंच था। ठीक है, मतलब फ्रांस में क्या था, फ्रेंच था। आगे देखेंगे ना तब बहुत कुछ समझ आएगा आप लोगों को। इसके बाद है कि हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सीमित थी। अल्पसंख्यक मतलब होता है बहुत ही सीमित, बहुत कम। तो हम लोग देखेंगे कि अल्पसंख्यक मतलब होता है मतलब सीमित। ठीक है, मतलब उनकी संख्या बहुत सीमित थी, कम थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि नया मध्य वर्ग का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ, मतलब कैसे हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो इधर लिखा है उद्योगीकरण के कारण। इसका मतलब क्या होता है, इधर लिखा हुआ है जो इंग्लैंड में 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ। 18वीं सदी के दूसरे भाग में मिडिल क्लास मतलब क्या होता है, नया मतलब मध्य वर्ग क्या होता है, तो पढ़े लिखे जो मध्य वर्ग होते थे उसमें पढ़े लिखे होते थे, समर्थ होते थे। ठीक है, नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है कि इस वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक शामिल थे। ठीक है, विशाल शामिल थे, मतलब वकील शामिल थे। तो उद्योगपति हो गया, इसका बाद व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, एडवोकेट हो गए, ये सब मतलब सीक्रेट एजेंट हो गए, ये सब क्या थे, मिडिल क्लास थे। आगे देखेंगे ये वह वर्ग था जिसने राष्ट्रीय एकता और उदारवाद के विचारों को सबसे पहले अपनाया और कुलीन वर्ग के पहले विशेष अधिकारों के अंत की मांग की। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे उदारवाद राष्ट्र मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद का गहन का अर्थ क्या है, आगे देखेंगे। तो क्या बोलते हैं, इधर लिखा हुआ है, ये वाला आप देख लो, ये वाला इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है कि लैरिब्रेरियम शब्द लैटिन के लीबर, ठीक है, लीबर से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ आज़ाद होता है। आगे देख लेंगे, 7वां पॉइंट देख लेंगे और 8वां पॉइंट देख लेते हैं जल्दी। उदारवाद के मुख्य मतलब आयाम क्या होते हैं, आयाम क्या क्या हैं, तो आगे देखें राजनीतिक उदारवाद। ठीक है, आगे देखते हैं कि पॉइंट क्या क्या है। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। इसके बाद है जनता सरकार, जो जनता मतलब ऐसी सरकार जो जनता की सहमति से बनी हो, जनता की सहमति जैसे वोट द्वारा। इसके बाद संविधान और प्रतिनिधि सरकार जैसे संसद के माध्यम से शासक हो। आगे देखेंगे, इसके बाद है निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता हो। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे है आर्थिक उदारवाद। ठीक है, ये वाला पूरा देख लेंगे, उदारवाद का पूरा पॉइंट्स देख लेंगे। इसके बाद सेकंड लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आगे देख लेंगे कि मतलब आगे आपका लिखा हुआ है आर्थिक उदारवाद क्या होता है, तो ये होगा बाजारों की मुक्ति। इसके बाद वस्तुओं, लोगों और पूंजी के आने जाने पर मतलब राज्य द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, आगे देखेंगे
ये सब मैंने पहले समझा दिया था। इसके बाद है 1800 मतलब 34 में प्रसा में जोल बेरियन सीमा शुल्क संघ बना, ठीक है, सीमा शुल्क संघ बना। आगे है इधर की इसमें मतलब जिसमें शुल्क अवरोधों को मतलब समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। ये वाला चीज़ ना बहुत डीपली मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इस चिप्स को, और मतलब इस चीज़ के और बहुत सारे डीपली मतलब ले आऊँगा और आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। आगे 7वां पॉइंट निकल आता है, तो 7वां पॉइंट देख लेते हैं बड़ा है कि नहीं। हाँ, 7वां पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं, तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं और हम लोग आज का वीडियो का समाप्ति कर देते हैं। इसके बाद है कि 1815 के बाद यूरोप में नया रूढ़िवाद आया, ठीक है। तो आगे देख लेंगे इसके बारे में। इधर आप लोगों का हम लोग डेफिनेशन की तरफ चले तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, मैंने जैसे बोला 1804 में उसने अपना नेपोलियन कोड जारी किया, 1815 में वो पराजित हो गया। किस किस देशों के लिए, तो हम लोग वो भी देखेंगे कौन कौन देश मिलकर षड्यंत्र करके उसको पराजित कर दिए। इसके बाद फिर से मतलब जो फ्रांस का जो बूर्बो वंश था उसको फिर से लाया गया। इसके बाद मतलब लुई फिलिप्स नाम का एक व्यक्ति आया। इसके बाद बहुत सारा चीज़ें जो हम लोग आज नहीं सेकंड लेक्चर पे क्लियर करेंगे। तो इधर लिखा हुआ है कि मतलब नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों की रूढ़िवाद की ओर रुक गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो इधर रूढ़िवाद दर्शन के मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो आगे देखेंगे इधर लिखा हुआ है वे मानते थे कि समाज और राज्य की पारंपरिक अस्थियां, ठीक है, अस्थियां जैसे राजतंत्र, चर्च और सामाजिक उच्च और नीच परिवार संरक्षित रहने चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि नेपोलियन द्वारा लाए गए आधुनिक परिवर्तनों ने वास्तविक में राजतंत्र जैसे पारंपरिक स्थानों को और मजबूत बनाया। राजतंत्र आने के बाद पारंपरिक स्थानों को और मजबूत बनाया गया। और इसके बाद देख लेते हैं कि बिना कांग्रेस क्या है, तो इसके बारे में और डीपली हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ मैं इतना अच्छे से समझाने वाला हूँ। आज मैंने सिर्फ पढ़ दिया, आज मैं अगले लेक्चर में पूरा अच्छे से समझाऊंगा भी और अच्छे से, और पूरा चैप्टर भाई 1 घंटे का वीडियो रहा तब भी मैं डालूंगा। आगे देखेंगे कि मेजबान क्या था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ऑस्लाई चांसलर था, ठीक है, चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये वाला व्यक्ति का नाम याद रखना, ठीक है। और एक व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा वो याद रखना। ये क्या था, ऑस्ट्राई चांसलर था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे जब पढ़ेंगे ना तब एक एक चीज़ समझेंगे। मुख्य संधि क्या थी, मुख्य संधि विनया संधि थी, ठीक है, विनया संधि थी। आगे देखेंगे फ्रांस में बूर्बो राजवंश का फिर सत्ता दी, ठीक है। ये चीज़ अब कौन है बूर्बो राजवंश, वो भी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है कि फ्रांस के चारों ओर राज्यों की एक श्रृंखला बनाई गई ताकि भविष्य में वे विस्तार ना सके, ठीक है, विस्तारित ना कर सके। जैसे उत्तर में नीदरलैंड, दक्षिण में पेटमोट, ठीक है। हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ेंगे नहीं, अब क्या बोलते हैं हम लोग अब इस वीडियो का एंड करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड लेक्चर में और डिटेल नोट्स लाएंगे जिससे आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आए। आज हम लोगों ने एक बोल सकते हैं भूमिका करवाई, इंट्रोडक्शन करवाया, जो ये बैच का। और कल जो लेक्चर होगा, कल नहीं होगा, जब हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तब आप लोगों को और मजबूती द्वारा से कराएंगे। तो थैंक यू आप लोगों को इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।